हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि CDP के पेपर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो ये पेपर मई 2016 वाला है। तो इसमें जो CDP के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज। पहला विकल्प है, सीखना तब होता है जब शिक्षार्थी को कुछ जानकारी दी गई हो। दूसरा है, सीखना याद करने और किसी के व्यवहार में सक्रिय परिवर्तन की ओर संकेत करता है। तीसरा है, ज्ञान पर कार्य करते हुए शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। और चौथा है, सीखना मुख्य रूप से जैविकी कारकों से नियंत्रित होता है। तो सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि ज्ञान पर कार्य करते हुए शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ज्ञान पर कार्य करते हुए शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। अब सीखना जो है, सीखने का अर्थ क्या होता है? व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो पर्यावरण के साथ अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। और सीखने के लिए पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया और अनुभव की आवश्यकता भी होती है। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए बच्चे की तैयारी के संदर्भ में एक शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है, अधिगम के प्रति बच्चे के अभिप्रेरण को मापना। दूसरा है, बच्चों पर तैयारी का नियम लागू करना। तीसरा है, बच्चे के सामान्य ज्ञान का निर्धारण करना। और चौथा है, बच्चे के पूर्व अधिगम पर ध्यान न देना। तो सीखने के लिए बच्चे की तैयारी के संदर्भ में एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे के अभिप्रेरण को मापना, यानी अधिगम के प्रति बच्चे के अभिप्रेरण को मापना। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी कक्षा में। पहला विकल्प है, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में रहते हैं। दूसरा है, शिक्षक पाठ तैयार करता है, एक व्याख्यान के रूप में उसे प्रस्तुत करता है और चर्चा को हतोत्साहित करता है। तीसरा विकल्प है, शिक्षक चर्चा को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान एवं पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाता है। और चौथा विकल्प है, शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हैं। तो प्रभावी कक्ष में, यानी इफेक्टिव क्लासरूम में जो स्थिति होती है वह पूछी गई है। तो पहले विकल्प में लिखा है कि अधिक अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में रहते हैं। तो अधिक अंक प्राप्त करना और प्रतियोगिता में रहना ये प्रभावी कक्ष का लक्षण नहीं है। तो पहला विकल्प इसमें गलत हो जाता है। शिक्षक पाठ तैयार करता है, एक व्याख्यान के रूप में उसे प्रस्तुत करता है और चर्चा को हतोत्साहित करता है, ये गलत है, क्योंकि चर्चा को ही तो प्रोत्साहित करना है। बच्चे चर्चा से सीखते हैं। चौथे में लिखा है, शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हैं। शिक्षार्थी निष्क्रिय रहेगा यदि, तो फिर कक्ष कैसे प्रभावी होगा? तो चौथा भी गलत हो जाता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। लिखा है, शिक्षक चर्चा को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान एवं पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे कक्षा में रुचि विकसित करते हैं जब। पहला विकल्प है, शिक्षक केवल अच्छे शिक्षार्थियों का पक्ष लेता है। दूसरा है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित तथा प्रशंसा करता है। तीसरा है, वे बड़ी कक्षाओं में अपने मित्रों के साथ बैठते हैं। और चौथा है, उन्हें गृह कार्य नहीं मिलता।
तो बच्चे कक्षा में रुचि विकसित करते हैं जब शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और प्रशंसा करता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। पहले में लिखा है कि शिक्षक केवल अच्छे शिक्षार्थियों का पक्ष करता है। तो आपको, यदि आप शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में कुछ अच्छे कुछ कम सीखने वाले विद्यार्थी हैं, तो आपको उन्हें श्रेणी में बांटना नहीं है, आपको सभी को समान समझना है। इसलिए पहला गलत हो जाता है। तीसरे में लिखा है वे बड़ी कक्षाओं में अपने मित्रों के साथ बैठते हैं, ये भी गलत है, उन्हें गृहकार्य नहीं मिलता, ये भी। दूसरा, अगला प्रश्न दिया गया है जब बच्चे विद्यालय में आते हैं। पहला विकल्प लिखा है उन्हें बता देना चाहिए कि विद्यालय की भाषा भिन्न है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। दूसरा है उनके अभिभावकों को बताना चाहिए कि वे घर पर केवल विद्यालय की भाषा को ही इस्तेमाल करें। तीसरा है उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। और चौथा है विद्यालय की भाषा में न बोलने के लिए उन पर अर्थदंड लगाना चाहिए। तो जब बच्चे विद्यालय आते हैं वे अपने मातृभाषा में ही बोलते हैं क्योंकि कोई और भाषा से वे अवगत नहीं होते हैं। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। अब उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो वे बोलेंगे नहीं, शांत बैठे रहेंगे। तो इसीलिए उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा स्थान होता है, महत्वपूर्ण होती है अभिव्यक्ति। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला विकल्प है शिक्षक को मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तकों में दिए गए ज्ञान पर बल देना चाहिए। दूसरा विकल्प लिखा है शिक्षक को अपने अभिलेखों का रखरखाव परिश्रम पूर्वक करना चाहिए। तीसरा है शिक्षक की सामान्य अभिवृत्ति बच्चों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। और चौथा विकल्प है सामाजिक दुनिया के लिए तैयार करने हेतु शिक्षक को बच्चों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक शिक्षक की सामान्य अभिवृत्ति बच्चों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और विकल्प जो लिखे हुए हैं क्यों गलत हैं। पहले में लिखा है शिक्षक को मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तकों में दिए गए ज्ञान पर बल देना चाहिए। मुख्य रूप से यदि पाठ्य पुस्तकों में दिए गए ज्ञान पर बल शिक्षक यदि देगा तो बच्चों के प्रति कैसे ईमानदार हो पाएगा। तो इसलिए पहला गलत है। शिक्षक को अपने अभिलेखों का रखरखाव परिश्रम पूर्वक करना चाहिए, ये भी गलत है। सामाजिक दुनिया के लिए तैयार करने हेतु शिक्षक को बच्चों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है क्योंकि ये सभी अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि शिक्षक की सामान्य अभिवृत्ति बच्चों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दिया गया है शिक्षक शिक्षार्थियों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा कैसे दे सकता है। पहला विकल्प है अपने शिक्षण में चौक श्यामपट्ट का प्रयोग करके। दूसरा है शिक्षार्थियों को विविध पदार्थ उपलब्ध कराकर तथा उन्हें अपनी सामग्री का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहन देकर। तीसरा है उन्हें निरंतर अभ्यास प्रश्न देकर और अभ्यास पर बल देकर। और चौथा है अपने शिक्षार्थियों में अनुशासन को बढ़ावा देकर। तो शिक्षक को शिक्षार्थियों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना है तो शिक्षार्थियों को विविध पदार्थ उपलब्ध कराकर तथा उन्हें अपनी सामग्री का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहन देकर दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और शिक्षक को और क्या करना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने, प्रश्न करने, पूछताछ करने, बहस करने, प्रतिबिंबित करने और अवधारणाओं पर पहुंचने
या नए विचार बनाने के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चे सीखने के लिए स्वयं अपनी युक्तियां बना लेते हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को, पहला विकल्प है, बच्चों की युक्तियों पर ध्यान न देकर अपनी बनाई पाठ योजना को पूरा करना चाहिए। दूसरा विकल्प दिया गया है, बच्चों की युक्तियों को समझना तथा उनके साथ उन पर चर्चा करना और संवाद स्थापित करना। तीसरा है, बच्चों को ऐसा न करने के लिए एक लंबा भाषण देना चाहिए। और चौथा है, पाठ्य पुस्तक में लिखित प्रक्रिया को कड़ाई से पालन करने के लिए बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए। तो बच्चे जो होते हैं सीखने के लिए स्वयं अपनी युक्तियां बना लेते हैं। तो इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए कि बच्चों की युक्तियों को समझना तथा उनके साथ उन पर चर्चा और संवाद स्थापित करना चाहिए। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा कारक सीखने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला विकल्प है केवल आनुवांशिक बनावट, दूसरा है भौतिक आधारभूत संरचना, तीसरा है सामाजिक संदर्भ तथा संवेग और चौथा है परिपक्वता तथा शारीरिक छवि। तो कौन सा कारक सीखने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वह है सामाजिक संदर्भ तथा संवेग। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। पहला विकल्प है 2 से 8 वर्ष, दूसरा है 6 से 12 वर्ष, तीसरा है जन्म से 5 वर्ष और चौथा है जन्म से 8 वर्ष। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है 2 से 8 वर्ष तक होती है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और यह जो अवधि है बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि। पहला विकल्प है, यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा। दूसरा है, शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा। तीसरा है, बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। और चौथा है, इससे बाल विकास एक लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यह बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में शिक्षक के लिए सहायक होगा। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे का विकास परिणाम है। पहला विकल्प है पालन पोषण का, दूसरा है आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का, तीसरा है आनुवंशिकता का और चौथा है पर्यावरण का। तो बच्चे का जो विकास है वह आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का परिणाम है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे, पहला विकल्प है, अगला प्रश्न है, बच्चे, पहला विकल्प है जन्म से उच्छृंखल होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। दूसरा है ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा होनी चाहिए। तीसरा है जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। और चौथा है एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं। तो बच्चे जो होते हैं जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और सक्रिय गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि। पहला विकल्प है वह प्रतीक नहीं बना पाता, दूसरा है वह अनुकरण नहीं कर पाता, तीसरा है वह पर्यायी चिंतन नहीं कर सकता और चौथा है उसका व्यवहार उद्देश्योन्मुखी नहीं होता। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा।
वह वैपर्ययी चिंतन नहीं कर सकता, यानी रिवर्स थिंकिंग जिसे कहते हैं, यानी अपने जो उसके जो विचार हैं अपनी सोच को उलट नहीं सकता है, इसीलिए वह ऐसा अनुभव कर रहा है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक साइकिल में जाते हुए कोई बच्चा अपनी बहन से कहता है, तेज चलाओ, हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। यह समझ प्रदर्शित कर रहा है। पहला विकल्प है प्रतीकात्मक विचार, दूसरा है अहम केंद्रित विचार, तीसरा है कार्य कारण विचार और चौथा है वैपर्ययी चिंतन। तो बच्चा क्या कह रहा है कि तेज चलाओ साइकिल, हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। तो वह प्रदर्शित कर रहा है कार्य और कारण। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तभी तो वह कह रहा है कि जल्दी से साइकिल चलाओ, तेज चलाओ, हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। अगला प्रश्न है, संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। पहला विकल्प है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, दूसरा है आधारभूत सहायता, तीसरा है अनुकूलन और चौथा है स्कीमा निर्माण। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अनुकूलन, यानी संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की जो प्रक्रिया है उसे अनुकूलन कहा जाता है। और ये सब बताया गया है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में, तो वो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं उससे प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार द्वारा किया गया। पहला विकल्प है कोहलबर्ग, दूसरा विकल्प है वाइगोत्स्की, तीसरा विकल्प है एरिक्सन और चौथा है पियाजे। तो निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार वाइगोत्स्की द्वारा किया गया, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ करके बहुत कुछ सीखते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और ये आपको याद कर लेना है कि वाइगोत्स्की ने बताया है कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के स्तर हैं। पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 2 और चौथा विकल्प है 8। तो ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। ये मैंने आपको बताए थे, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर। पहला पूर्व पारंपरिक स्तर है, दूसरा पारंपरिक स्तर है, तीसरा उत्तर पारंपरिक स्तर है। तो ये आपको याद रखना है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम वह है जिसमें, पहला विकल्प है शिक्षार्थी को उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए पुरस्कार और दंड दिया जाता है, दूसरा है शिक्षक तथ्यों को याद करने पर बल देता है, तीसरा है शिक्षकों के मार्गदर्शन के साथ शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है और चौथा है शिक्षार्थी स्वयं सीखने के लिए स्वतंत्र है। तो इसके पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, दंड, रटना, केवल लिखा हो जिसमें बच्चों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना, इस तरीके के विकल्प हो उन्हें आप पहले ही काट दीजिए। प्रतियोगी यानी प्रतियोगिता करना बच्चों के बीच में, बच्चों को अच्छे और कम अच्छे बच्चों में बांटना, इस तरीके के उत्तर नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न में आप देख सकते हैं, याद करना, रटना, इस तरीके के विकल्प, इसमें पुरस्कार और दंड है, ये होगा नहीं। याद करने पर बल देता है, ये भी नहीं। शिक्षार्थी स्वयं सीखने के लिए स्वतंत्र है, तो शिक्षक का क्या कार्य होगा? शिक्षार्थी तो स्वतंत्र है, लेकिन शिक्षक को क्या करना है? मार्गदर्शन करना है, क्योंकि शिक्षक को सुगमकर्ता माना गया है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शिक्षकों के मार्गदर्शन के साथ शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्धि में शामिल है। पहला विकल्प है समस्याओं के नवीन मौलिक
उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता। दूसरा है किसी प्रश्न विशेष का एक ही उत्तर देने की योग्यता। तीसरा विकल्प है योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। और चौथा है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो बुद्धि में शामिल है योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि जो होती है इसमें कई क्षमताएं शामिल हैं और यह आने वाली सूचनाओं को समझने की क्षमता है। तो इसीलिए बुद्धि में योग्यताओं का समूह शामिल है जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है, यह कथन है। पहला विकल्प है बंडूरा का, दूसरा है वाइगोत्स्की का, तीसरा है कोहलबर्ग का और चौथा है फ्राइड का। तो एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है, यह कथन वाइगोत्स्की का है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लिखा है यदि एक शिक्षक का यह विचार है कि लड़कियों को भिन्न प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है जो बेहतर पत्नी और मां बनने में उनकी मदद कर सके, तो इस प्रकार का विचार पहला विकल्प है लड़कियों के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति को चुनौती देता है। दूसरा है यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक सामाजिक दृष्टिकोण को परिवर्तित नहीं कर सकते और न ही करने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा विकल्प है लड़कियों के लिए लाभकारी है और समाज द्वारा दी गई भूमिकाओं को बेहतर तरीके से निष्पादित करने में उनकी मदद करेगा। और चौथा है लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है और लड़कियों की क्षमताओं को सीमित करता है। अब शिक्षक का विचार क्या है कि लड़कियों को भिन्न प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि वह शिक्षा उन्हें बेहतर पत्नी और मां बनने में उनकी मदद कर सके। तो यह जो विचार है यह लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है। क्या लड़कियों का कार्य सिर्फ पत्नी और मां बनना ही है? वह अपने लिए नहीं कुछ कर सकती। तो ये जो विचार है ये लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है, क्योंकि शिक्षक ये कह रहा है कि उन्हें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वह बेहतर पत्नी और मां बन सके। तो लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे रहा है शिक्षक का विचार और लड़कियों की क्षमताओं को सीमित करता है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। पहला विकल्प है बच्चों में प्रतियोगिता बढ़ाना, दूसरा है अध्यापक का कार्य घटाना, तीसरा है अधिगम को आगे बढ़ाना और चौथा है बच्चों का वर्गीकरण करना। तो प्रतियोगिता बढ़ाना ये पहले ही काट दीजिए, अध्यापक का कार्य घटाना ये भी नहीं होगा, अधिगम को आगे बढ़ाना। मूल्यांकन का जो केंद्र बिंदु है वह है अधिगम को आगे बढ़ाना। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमें चाहिए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, पहला विकल्प है कोई शिक्षा नहीं दी जाए, दूसरा है केवल व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, तीसरा है अलग करके भिन्न विद्यालय में रखें और चौथा है विशेष आवश्यकता वाले नियमित ढांचों में शामिल करें। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष व्यवस्था वाले नियमित ढांचों में शामिल करना है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप जब भी पेपर देने जाएं पूरे विकल्प आपको पढ़ने हैं और ध्यान से पढ़ने हैं। आपको पढ़ने में ही उत्तर मिल जाएगा। यदि आप अपनी तैयारी करके गए हैं, आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा, उसके विकल्प अच्छे से पढ़े, तो आपको उत्तर ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगला प्रश्न दिया गया है अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को, पहला विकल्प है शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए, दूसरा है बच्चों की शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए, तीसरा है शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है, और चौथा विकल्प दिया गया है समान अनुदेशन देने और वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान न देने की आवश्यकता है। तो शिक्षक को क्या करना है? कक्षा में विविधता को संभालना है। तो इसके लिए शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है।
तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखा है अधिगम निरयोग्यता वाले बच्चे की पहचान आप कैसे करेंगे। पहला विकल्प है बुद्धि परीक्षण करके, दूसरा है उनकी शारीरिक बनावट देखकर, तीसरा है उसकी लिखने की नोटबुक को देखकर और चौथा है यह देखकर कि वे दूसरे बच्चों से कितना लड़ते हैं। तो अधिगम निरयोग्यता वाले बच्चे की पहचान करने के लिए आपको बुद्धि परीक्षण करना होगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी सृजनशील बच्चे में निम्नलिखित विशेषता होती है। पहला विकल्प है समस्या समाधान के प्रति दृढ़ उपागम, दूसरा है रटकर याद करने की योग्यता, तीसरा है दिए गए नियमों और मानकों के प्रति समनुरूपता और चौथा है मौलिक विचार और अभिव्यक्ति। तो किसी सृजनशील बच्चे में निम्नलिखित विशेषता होती है, वह होती है मौलिक विचार और अभिव्यक्ति। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता में शामिल है। पहला विकल्प है दूसरों का अनुकरण और नकल करने की योग्यता, दूसरा है अपसारी चिंतन करने की योग्यता, तीसरा है लंबे अनुच्छेदों और अंकों को क्रमवार याद करने की योग्यता और चौथा है अभिसारी चिंतन की योग्यता। तो सृजनात्मकता में शामिल है अपसारी चिंतन यानी व्यापक चिंतन करने की योग्यता। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न है, जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम है तो पहला विकल्प है वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता, दूसरा है इसका अर्थ विकास के किसी क्षेत्र में कोई विलंब नहीं है, तीसरा है विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है और चौथा है उसका बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब विकास के किसी भी क्षेत्र में किसी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम होती है तो विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये जो पेपर था ये मई 2016 वाला पेपर था। तो इसमें सीडीपी के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।